कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। यह उन अनगिनत समझौतों को कंट्रोल करता है जो हम करते हैं, जैसे रोज की छोटी मोटी खरीदारी से लेकर बड़े बिजनेस डील्स तक। यह एक ऐसा सिस्टम देता है जिससे यह पक्का होता है कि वादे कानूनी तौर पर मान्य होंगे और उन्हें लागू किया जा सकेगा। यह कानूनी ढांचा पर्सनल और कमर्शियल दोनों रिश्तों में भरोसा और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बिना मॉडर्न इकोनॉमी और सोसाइटी ठीक से काम नहीं कर सकती, क्योंकि तब यह पक्का नहीं होगा कि समझौते पूरे किए जाएंगे। इस कानून का मेन मकसद यह है कि लोग कानूनी तौर पर लागू होने वाले वादे कर सकें और अगर वे वादे पूरे न हों तो उन्हें उसका समाधान मिल सके। इससे हर तरह के लेन देन में निष्पक्षता और अनुमान लगाने की क्षमता बनी रहती है। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े कानूनी नियम मुख्य तौर पर एक ही पूरी तरह से बनी हुई कानून में है, जिसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से जाना जाता है। यह एक्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान बनाया गया था और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह 1.5 सदी से भी ज्यादा समय से देश में कॉन्ट्रैक्ट लॉ का आधार बना हुआ है। यह साफ तौर पर बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, किसी समझौते को कानूनी रूप से मान्य होने के लिए क्या जरूरी शर्तें हैं और कॉन्ट्रैक्ट के वादे पूरे न करने पर क्या होगा। यह एक्ट पूरे इंडिया पर लागू होता है और यह वह बुनियादी कानून है जो यह तय करता है कि पार्टियों के बीच के वादे कानूनी तौर पर लागू होने वाले कर्तव्य कैसे बनते हैं। इसलिए यह बिजनेस, प्रोफेशनल्स और आम जनता सभी के लिए एक बहुत जरूरी कानून है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अहमियत को कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह अनगिनत इंटरेक्शन में एक जरूरी व्यवस्था और सिक्योरिटी लाता है। यह पक्का करता है कि जब दो या ज्यादा पार्टियां आपस में कोई वादा करती हैं, तो वे सिर्फ भरोसे पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि कानून का सपोर्ट भी उनके साथ होता है। यह कानूनी सपोर्ट सिक्योरिटी की भावना देता है, जो लोगों और बिजनेस को कॉन्फिडेंस के साथ बिजनेस करने और कमिटमेंट करने के लिए बढ़ावा देता है। यह एक्ट एक साधारण वादे को कानूनी तौर पर पहचाने जाने वाले कर्तव्य में बदल देता है। यह काम करने के साफ नियम बनाता है। यह पक्का करता है कि इसमें शामिल सभी पार्टियां अपने अधिकार और जिम्मेदारियों को समझें, जिससे आखिरकार इकोनॉमिक एक्टिविटी और पर्सनल एग्रीमेंट्स के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद माहौल बनता है। यह एक्ट इंडिया में सभी कमर्शियल लॉ की नींव है। यह सिर्फ अमूर्त कानूनी नियमों का एक सेट नहीं है, यह एक प्रैक्टिकल टूल है जो ट्रेड, बिजनेस और रोजमर्रा के लेन देन को आसान बनाता है। यह साफ तौर पर यह बताकर कि किसी एग्रीमेंट को कानूनी रूप से बाध्यकारी क्या बनाता है, यह गलतफहमी और विवादों को शुरू होने से रोकने में मदद करता है। इसके अलावा जब कोई झगड़ा होता है तो एक्ट समाधान का एक साफ रास्ता बताता है, जिसमें उस पार्टी को मिलने वाले कानूनी समाधान बताए जाते हैं जिसके साथ गलत हुआ है। यह पूरा ढांचा यह पक्का करता है कि बिजनेस आसानी से और कुशलता से चलाया जा सके, यह जानते हुए कि एग्रीमेंट्स की पवित्रता और इसमें शामिल सभी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टियों के हितों की रक्षा के लिए एक कानूनी सिस्टम मौजूद है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत किसी एग्रीमेंट को कानूनी तौर पर बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में पहचानने के लिए उसमें कई जरूरी एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला और सबसे जरूरी एलिमेंट है एक वैलिड ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। ऑफर एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया गया एक साफ प्रपोजल है, जिसमें दूसरी पार्टी की सहमति पाने के इरादे से कुछ करने या न करने की इच्छा जाहिर की जाती है। दूसरी ओर एक्सेप्टेंस उस ऑफर की शर्तों पर बिना शर्त सहमति है। एक्सेप्टेंस ऑफर करने वाले व्यक्ति को कम्युनिकेट की जानी चाहिए और यह बिना किसी शर्त या बदलाव के पूरी तरह होनी चाहिए। यह आपसी एग्रीमेंट, जिसे अक्सर कंसेंसस एड आइडम या मीटिंग ऑफ द माइंड्स कहा जाता है, वह नींव बनाता है जिस पर कॉन्ट्रैक्ट टिका होता है। एक और जरूरी एलिमेंट है लॉफुल कंसिडरेशन का होना। कंसिडरेशन एक कानूनी शब्द है जिसका मतलब है हर पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को कुछ वैल्यू देना। यह वह कीमत है जिस पर दूसरे का वादा खरीदा जाता है। यह वैल्यू सिर्फ पैसा ही नहीं होनी चाहिए। यह कोई काम हो सकता है, कोई फॉरबियरेंस,
मतलब कुछ न करना, या भविष्य में कुछ करने या न करने का वादा हो सकता है। कानून के मुताबिक यह कंसिडरेशन रियल और इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए और यह लॉफुल होनी चाहिए। बिना किसी कंसिडरेशन के किया गया वादा आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में लागू नहीं होता। यह सिद्धांत यह पक्का करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा तोहफे न हों, बल्कि इसमें शामिल पार्टियों के बीच वैल्यू के आपसी एक्सचेंज पर आधारित हों। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टियों में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि वे एक बाध्यकारी अग्रीमेंट करने के लिए कानूनी तौर पर सक्षम होनी चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक एक व्यक्ति को तभी सक्षम माना जाता है जब वह मेजॉरिटी की उम्र तक पहुंच गया हो, जो इंडिया में 18 साल है, उसका दिमाग ठीक हो और वह किसी भी कानून द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने से अयोग्य न ठहराया गया हो जिसके अधीन वह है। माइनर या अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के साथ किया गया अग्रीमेंट आमतौर पर वॉइड माना जाता है, जिसका मतलब है कि शुरू से ही उसका कोई कानूनी असर नहीं होता। यह प्रावधान कमजोर व्यक्तियों को शोषण से बचाने और यह पक्का करने के लिए बनाया गया है कि केवल वही लोग कानूनी तौर पर बाध्यकारी कमिटमेंट कर सकें जो अपने कामों के असर को पूरी तरह से समझ सकते हैं। आखिर में किसी कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए अग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट और इसमें शामिल कंसिडरेशन दोनों लॉफुल होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जिस मकसद के लिए किया गया है वह फ्रॉड, इलीगल, इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए क्राइम करने या पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटी में शामिल होने का अग्रीमेंट वॉइड और कानून की अदालत में लागू न होने वाला माना जाएगा। यह जरूरत यह पक्का करती है कि कानूनी सिस्टम समाज के लिए हानिकारक एक्टिविटी को सपोर्ट न करे। कानून केवल उन्हीं वादों को लागू करेगा जो वैध और अनुमेय उद्देश्यों के लिए किए गए हों, जिससे कॉन्ट्रैक्ट संबंधों के दायरे में कानूनी और नैतिक स्टैंडर्ड्स को बनाए रखा जा सके। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक आम कहावत है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। यह एक बहुत जरूरी अंतर बताता है। एक अग्रीमेंट तब बनता है जब एक सिंपल ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस होती है, जिससे आपसी वादों का एक सेट बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त आपसे डिनर करने का वादा करता है तो आपके पास एक अग्रीमेंट है। हालांकि इस तरह के सोशल एग्रीमेंट का मकसद आमतौर पर कानूनी दायित्व बनाना नहीं होता। पार्टियां यह उम्मीद नहीं करती कि अगर वादा टूट जाए तो वे एक दूसरे पर मुकदमा कर सकेंगी। एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वह कानून द्वारा लागू होने के अतिरिक्त मानदंड को पूरा करता है, जिसका मतलब है कि इसमें पहले बताए गए सभी जरूरी एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे मीडिया ग्रुप, एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर प्रोडक्ट, टू पीपल रिव्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स टुगेदर, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, लॉफुल कंसिडरेशन, कानूनी संबंध बनाने का इरादा। वह अहम पल जब एक अग्रीमेंट कानूनी तौर पर बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाता है, वह तब होता है जब यह कानून द्वारा लागू करने योग्य हो जाता है, जैसा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 10 में बताया गया है। इस बदलाव के लिए अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम पार्टियों की स्वतंत्र सहमति से एक लॉफुल कंसीडरेशन और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए किया जाना चाहिए और इसे स्पष्ट रूप से वॉइड घोषित नहीं किया जाना चाहिए। स्वतंत्र सहमति एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है, जिसका मतलब है कि अग्रीमेंट को जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, फ्रॉड, गलत बयानी या गलती से प्रेरित नहीं होना चाहिए। यदि सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं दी जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टी के विकल्प पर वॉइडेबल माना जा सकता है जिसकी सहमति इस तरह से ली गई थी जिससे उसे अग्रीमेंट को बनाए रखने या रद्द करने का अधिकार मिलता है। इस बदलाव को समझाने के लिए आइए एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि रोहन अपनी कार बेचना चाहता है। वह प्रिया को अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचने का ऑफर देता है। यह ऑफर है। प्रिया कार की जांच करती है और उसे ठीक उसी कीमत पर खरीदने के लिए सहमत हो जाती है। यह एक्सेप्टेंस है। यहाँ हमारे पास एक अग्रीमेंट है। यह अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि इसमें सभी अन्य जरूरी एलिमेंट्स मौजूद हैं। रोहन और प्रिया दोनों समझदार वयस्क हैं। कैपेसिटी है।
कार लॉफुल ऑब्जेक्ट है और 5 लाख रुपए लॉफुल कंसीडरेशन है। वे दोनों इस अग्रीमेंट को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना चाहते हैं, दोस्तों के बीच के एक आकस्मिक वादे की तरह नहीं, क्योंकि सभी शर्तें पूरी होती हैं। यह अग्रीमेंट अब एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कानून की अदालत में लागू किया जा सकता है। यह प्रक्रिया यह पक्का करती है कि केवल गंभीर, जानबूझकर और निष्पक्ष अग्रीमेंट को ही कानूनी सिस्टम का प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिले। कानून आकस्मिक, सामाजिक या अवैध अग्रीमेंट को फिल्टर करता है, जबकि उन अग्रीमेंट को बनाए रखता है जो कॉमर्स और पर्सनल लेनदेन की नींव हैं। लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी, स्वतंत्र सहमति और एक लॉफुल ऑब्जेक्ट की जरूरत कानूनी जांच और संतुलन की एक श्रृंखला के रूप में काम करती है। यह कठोर जांच प्रक्रिया ही है जो वादों के एक साधारण सेट, एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा देती है, एक शक्तिशाली कानूनी इंस्ट्रूमेंट जो शामिल पार्टियों को सिक्योरिटी और निश्चितता प्रदान करता है। यह अंतर यह समझने के लिए मौलिक है कि कुछ वादे कानूनी रूप से क्यों सुरक्षित हैं जबकि अन्य नहीं। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी बिना किसी वैध कानूनी बहाने के अपनी किए गए वादे को पूरा करने में फेल हो जाती है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। यह विफलता कई तरह से हो सकती है। एक पार्टी सीधे तौर पर अपना काम करने से मना कर सकती है, दूसरी पार्टी के लिए काम करना असंभव बना सकती है, या बस कुछ ऐसा कर सकती है जो अग्रीमेंट की शर्तों के खिलाफ हो। उदाहरण के लिए, हमारे पिछले मामले में अगर प्रिया 5 लाख रुपए देती है लेकिन रोहन कार देने से मना कर देता है, तो रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन किया है। उल्लंघन कॉन्ट्रैक्ट के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है, जो निश्चितता पैदा करना और यह सुनिश्चित करना था कि वादे पूरे किए जाएं। इसीलिए कानून उस इनोसेंट पार्टी को राहत प्रदान करता है जिसे इस विफलता के कारण नुकसान हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन पर पीड़ित पार्टी, वह जिसने गलती नहीं की, कानूनी उपचार पाने का हकदार है। सबसे आम उपचार डैमेजेस के लिए मुकदमा करना है, जिसमें कोर्ट द्वारा इनोसेंट पार्टी को उस स्थिति में लाने के लिए मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है जहां वे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर होते। डैमेजेस आमतौर पर उल्लंघन से स्वाभाविक रूप से हुए नुकसान को कवर करने के लिए कैलकुलेट किए जाते हैं। कुछ खास मामलों में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की अनुमति दे सकता है, जो उल्लंघन करने वाली पार्टी को मूल रूप से सहमत हुए वादे को वास्तव में पूरा करने का आदेश है। यह उपचार आम तौर पर तब दिया जाता है जब मौद्रिक मुआवजा पर्याप्त समाधान नहीं होता, जैसे कि यूनिक सामान जैसे कला का कोई दुर्लभ टुकड़ा या रियल एस्टेट से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट में। एक और संभावित उपचार रेसिशन है, जो गलत पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह से रद्द करने की अनुमति देता है। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाता है तो दोनों पार्टियों को जहां तक संभव हो उस स्थिति में बहाल कर दिया जाता है जहां वे कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले थे। इसका मतलब है कि वे कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने दायित्वों से मुक्त हो जाते हैं। इनोसेंट पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है और किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का भी दावा कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन में घटिया सामग्री का उपयोग करता है, तो प्रॉपर्टी के मालिक को कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने, आगे काम रोकने और उल्लंघन के कारण हुए खर्चों और नुकसान के लिए बिल्डर पर मुकदमा करने का अधिकार हो सकता है। निष्कर्ष में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण ढांचा है जो वादों को पूरा करके आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को मजबूती देता है। यह विस्तार से बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसकी वैधता के लिए स्पष्ट शर्तें तय करता है और लागू करने के लिए एक मजबूत प्रणाली प्रदान करता है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के परिणाम गंभीर होते हैं, जो पार्टियों को अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन देते हैं। डैमेजेस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रेसिशन जैसे उपचार प्रदान करके कानून इनोसेंट पार्टी के हितों की रक्षा करता है और समझौतों की पवित्रता को बनाए रखता है। यह कानूनी ढांचा विश्वास को बढ़ावा देता है, कॉमर्स को प्रोत्साहित करता है और समाज में सभी प्रकार के लेन देन के लिए एक पूर्वानुमान योग्य और स्थिर वातावरण प्रदान करता है।